एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 वायु देखेंगे। वायु सभी आप जानते हैं कि जब पेड़ की पत्तियां हिलती हैं तो हमें वायु का आभास होता है कि हमारे चारों तरफ वायु उपस्थित है। वायु इस प्रकार से कह सकते हैं कि सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। आप भी कुछ ऐसी ही क्रियाओं की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। अब हम देखते हैं वायुमंडल। हम सभी जानते हैं कि वायु का एक आवरण हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायु में कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, सबसे पहले देखते हैं। वायु में सबसे अधिक मात्रा में 78% में नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.9%, 0.9% आर्गन पाया जाता है, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यहाँ पे ओजोन दिवस भी दिया हुआ है। अब हम अगला देखते हैं। ऑक्सीजन गैसों में सबसे प्रमुख गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं कि प्राणदायिनी गैस है। हम जो गैस श्वसन के दौरान लेते हैं उस गैस को ऑक्सीजन कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने की एक विधि दी गई है। विधि में पोटेशियम परमैंगनेट, मोटे कांच की नली, पानी, गर्म करने का साधन, ये आवश्यक सामग्री हैं। यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से करना है। पोटेशियम परमैंगनेट को हमें परख नली में लेना है और उसे इस प्रकार से बंद, रुई की डॉट लगाकर बंद कर देना है। व्यवस्था इस प्रकार से करना है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को K2Mn4 को गर्म करते हैं तो वह मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये उसका सचित्र चित्र सहित वो है दिया गया है यहाँ पे। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। इसके 2 अणु लिए गए हैं। पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन का भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भौतिक गुण वह गुण को कहते हैं जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन के भौतिक गुण में सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। रंग, ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। गंध, गंधहीन होता है। जल से हल्की अथवा भारी, ये जल से हल्का है। विलेयता, अल्प विलेय। तो ये कुछ वो है। अब हम ऑक्सीजन के रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन रासायनिक अर्थात ऑक्सीजन का हम रासायनिक गुण में हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक से क्रिया देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन
प्राणदानी गैस है, यह जलने में सहायक है। तो समस्त जो भी पदार्थ जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यहाँ पे एक ओ दिया हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अर्थात यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन है, ये का ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्रियाकलाप को पिघले हुए गंधक के साथ भी दोहरा सकते हैं। सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम ऑक्सीजन के उपयोग जानेंगे। ऑक्सीजन का उपयोग जो है श्वसन, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में किया जाता है। गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अस्पताल में दमे दिल की मरीज, आजकल कोरोना के मरीज को भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है वेंटिलेटर के द्वारा। वेल्डिंग में ऑक्सीजन दहन में उपयोगी है, तो वेल्डर लोग वेल्डिंग में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे अगला जो गैस है, महत्वपूर्ण गैस, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कर देती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। नाइट्रोजन के कुछ उपयोग निम्नानुसार हैं। यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया जैसे महत्वपूर्ण उर्वरकों का उत्पादन होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में यह गैस भरने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए, जैसे कि लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, ये इसकी पॉलीथीन फूली हुई रहती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है जो कि भोज्य पदार्थ को ताज़ा बनाए रखता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास वायु प्रदूषण है। वायु, आप सभी जानते हैं कि वायु में जब निलंबित कण, अशुद्धियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं तो वायु हमारे उपयोग के लिए अवांछित हो जाता है। तो यह घटना वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण का स्तर हम निम्न प्रयोग से जान सकते हैं। जैसा कि एक सफ़ेद कागज़ दिया हुआ है, सफ़ेद कागज़ के ऊपर हम वैसलीन लगा लेते हैं। वैसलीन लगा के जब हम इसे कहीं पर भी बाहर में रखते हैं तो इस पे धूल के कण चिपक जाते हैं। जिस जगह प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ धूल के कण अधिक चिपकेंगे। तो हम इस प्रयोग को विभिन्न जगहों पर करके, शहरों में, अपने गांव में और 2-4 जगह में करके ये ज्ञात करते हैं। हमसे इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि किस जगह का प्रदूषण कितना ज़्यादा है। इस प्रकार गांव अथवा शहर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है, ये हम पता कर सकते हैं। प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए आप विभिन्न स्थानों जैसे उद्यान, सड़क, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल इत्यादि से पेड़ों की पत्तियां एकत्र कीजिए। पत्तियों को देखिए, उन पर लगी धूल को उंगली से हटाकर देखिए कि धूल की परत कितनी मोटी है। यदि धूल की परतों में कुछ भिन्नता दिखे तो कारण जानने की कोशिश कीजिए। प्रदूषक, अब यहाँ पे वायु प्रदूषण के मुख्य कारण दिए हुए हैं। सबसे पहला कारण वाहन। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हाल ही में कोरोना के कारण संपूर्ण लॉकडाउन हुआ और संपूर्ण लॉकडाउन के कारण एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। फलतः उद्योग, कारखाने सभी बंद हो गए थे। इसके कारण एक परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसके
इससे प्रकृति पुनः फिर से हरी भरी हो गई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वाहन बहुत प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। दूसरा कारक उद्योग हैं। उद्योग से बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषित होती है। उद्योग, कल कारखाने, कोयले का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन संस्थानों से बहुत मात्रा में राख भी निकलती है जो भूमि के काफ़ी हिस्से को ढक लेती है। वायु प्रदूषण के अन्य कारकों की चर्चा अपनी कक्षा में कर कॉपी में हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में भी बताएं। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण के तरीके इस्तेमाल करने होंगे, जैसे कि औद्योगिक संस्थानों में निर्माण प्रक्रिया में बदलाव लाना जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपाय जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका अधिक उपयोग करना। साथ ही साथ हम वाहन का भी हो सके तो हमें कम उपयोग करना चाहिए। अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमें पास जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। और है सूखे पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ, कागज़ कचरे खुले में ना जलाना चाहिए। अधिक वृक्ष उगाना चाहिए। फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। वायु को प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को हमें अपनाना होगा। अब अगला दिया हुआ है धूम कोहरा। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी फटने से बनी गैसें, वनों की आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है। वही फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वात लकड़ी जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से सहयोग कर मोटी परत बनाते हैं। इसे धूम कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस लेने से संबंधित रोग, दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में धूम कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन कर कक्षा में साथियों से चर्चा करें। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास दिया हुआ है पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पौधा घर प्रभाव क्या होता है? सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी। इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी परावर्तित कर देती है। इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती हैं। अवरक्त किरणें वह किरणें हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देती है। इस किरणों में कुछ गैसें होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ये गैस इन किरणों को अवशोषित करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। ये अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। यदि यह घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में अधिक ठंडी होती, संभवतः यहाँ जीवन भी नहीं होता। अब आप बताएं कि यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लगातार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ रही है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी की जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसके भयंकर परिणाम हमें भविष्य में देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्रीन हाउस पौधा घर। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच का बना हुआ एक घर होता है जिसे ग्रीन हाउस या पौधा घर कहते हैं। कांच की दीवारों से सूर्य के प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती है, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है। पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। वायुमंडल में आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रहते हैं। जब वर्षा होती है, वर्षा के जल में ये ऑक्साइड घुलकर
वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं। इस वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। अम्ल वर्षा के प्रभाव। अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाता है। इससे मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी मूर्तियों, वस्तुओं से अभिक्रिया कर क्षरण करती है, जैसे आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण हो रहा है। अब इसमें हम वायुमंडलीय दाब देखते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यदि यह वायुमंडल दाब हमारे चारों ओर उपस्थित न होता तो हम फट जाते। अचानक यदि वायुमंडलीय दाब को हटा दिया जाए हमारे चारों ओर से तो हमारा शरीर फट जाएगा। यह वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव दिया हुआ है। हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब अत्यधिक दाब डालता है। क्या आपने कभी सोचा कि दाब बहुत अधिक होता है, हम पिचक क्यों नहीं जाते? हमारा और अन्य जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें तरल पदार्थ होते हैं। अंदर से दाब आरोपित करते हैं। कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, अर्थात अंदर का दाब और बाहर का दाब बराबर होता है। क्या होगा यदि तरल पदार्थ के द्वारा कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए? यह क्रिया समझने के लिए यह क्रियाकलाप कर सकते हैं हम। यह देखिए, एक नली दी गई है जिसमें पाइप है, और पाइप से जब हम अंदर की हवा को खींचते हैं तो इस गुब्बारे में हवा भर जाता है। अर्थात जब चारों ओर का वायुमंडल का दाब कम होता है तो अंदर का दाब को बराबर करने के लिए बाहर से गैस अंदर प्रवेश करती है। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तो आंधी तूफान आते हैं। जब वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है तो वर्षा भी होने लगती है। वायुमंडलीय दाब मापन करने के लिए 1643 ईस्वी में टॉर्सिली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर, एनीरॉयड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मापन मान 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ ये दाब के तुल्य होती है। क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक बोतल दिया हुआ है जिसमें छेद हम बना सकते हैं। ऊंचाई के अनुसार हम भी छेद बना सकते हैं। हम देखते हैं कि नीचे का जो छेद होता है उसमें पानी कुछ ज़्यादा दूर तक जाती है, और ऊपर का जो छेद होता है उसमें पानी कम दूरी तक जाती है। इससे क्या वो पता चलता है हमें कि जैसे जैसे दाब बढ़ते जाता है वैसे वैसे पानी का जो दूरी है वो भी बढ़ते जाता है। यह चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, ये यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे ज़रूर कमेंट में दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।